An uncontained 3 white and 7 black balls. Balls are drawn one by one from urn. Each time a ball is drawn, it is replaced by a black one. If the probability of drawing out of all the white ball in the fourth draw is P. तो हमारे पास कितनी गिवन है शुरू में? हमें गिवन है 3 white प्लस 7 ब्लैक बॉल्स, यही बोल रहा है आपसे। वो बोला फोर्थ ड्रॉ तक सारी वाइट बॉल्स निकल जानी चाहिए। इसका मतलब लास्ट वाली तो वाइट होनी चाहिए। अब उससे पहले 2 वाइट 1 ब्लैक, अब ये आपस में अरेंज करेंगी। ये आ गया ब्लैक वाइट वाइट, फिर लास्ट वाली वाइट, या वाइट ब्लैक वाइट और फिर लास्ट वाली वाइट। तो पहली वाली वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/10। फिर दोबारा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसमें क्या बोल रहा है? एक चीज बोल रहा है ईच टाइम अ बॉल इज ड्रॉन इट इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्लैक वन। तो ब्लैक वन रख दी गई है, तो एक ब्लैक रख दी गई है, तो वाइट तो सेम रहेंगी, वो 2/10। अब ब्लैक कितनी हो गई है? 9 हो गई है, तो 9/10, और फिर से ये 1/10। बॉल हमेशा सेम रहेंगी। पहले ब्लैक निकालने की 7/10, इसकी 3/10, इसकी 2/10, इसकी 1/10, फिर इस वाले की वाइट की 3/10, इस वाले की 8/10, इस वाले की 2/10 और इसकी 1/10। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो आई थिंक ये आता है 144/10⁴। हर्ष का आंसर सही था, विच इज 9/625। 2 players X and Y play a game with each other। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर मैचेस, चांसेस मैच इज वॉन बाय X, ठीक है ना, इज 1/2 एंड इट इज वॉन बाय Y इज 1/4। तो अगर हम X की बात करते हैं तो इसने मैच जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, ये मैच हारेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, और मैच ड्रॉ होगा, वो बचा हुआ वो 1/4। आगे बढ़े। दे कीप ऑन प्लेइंग मैचेस वाइल आइदर X और Y विंस 2 कंसेक्यूटिव मैचेस एंड द विनर इज डिसाइडेड। 2 कंसेक्यूटिव मैच जीतने पड़ेंगे तब विनर मिलेगा आपको। देन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग। तो अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं? लेट X be the probability, X be the probability of winning X in beginning में जीत, ठीक है ना, तो स्टार्टिंग से ही वो जीत रहा है वो, ठीक है। इसको और समझाऊंगा अभी मैं। लेट Y बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग X आफ्टर वन विन, एंड लेट Z बी द प्रोबेबिलिटी आफ्टर 1 लॉस। इसका समझ में आया मतलब क्या हुआ? तो समझाता हूं यहां पे मैं। मतलब बिगनिंग से मतलब कि अभी कोई भी जीता नहीं है, कोई भी हारा नहीं है, तब उस स्टार्ट करें गेम को हम, तो X की जीतने की प्रोबेबिलिटी मैंने X मानी है। जैसे मान लो एक विन हो गया, फिर लूज हो गया, एक विन हो गया, फिर लूज हो गया, फिर ड्रॉ हो गया। जैसे ही ड्रॉ आया तो गेम स्टार्टिंग पे आ गया। अब इसके बाद जीतने की प्रोबेबिलिटी X मानी है मैंने, या इसके बाद प्रोबेबिलिटी X मानी है मैंने, या मान लो एक विन हुआ, एक लूज हुआ, एक ड्रॉ हुआ, फिर विन। एक विन के बाद वो जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने Y मानी है। एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, एक विन हुआ, एक लॉस हुआ, लॉस के बाद जीतने की प्रोबेबिलिटी मैंने Z मानी कि लॉस के बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद वो गेम जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने Z मानी है। तो बिल्कुल जब बिगिनिंग में है गेम, कोई भी जीता नहीं, कोई भी हारा नहीं, उस पॉइंट से अगर वो जीत रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या मानी है? X। एक विन के बाद Y और एक लॉस के बाद Z। ये हमने प्रोबेबिलिटीज मानी है X के विनिंग की। तो ये X Y Z हमने मानी है, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं X की, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी X है, ठीक है। हम ये बेसिकली रिकर्शन से काम कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि ये अपने पास वो विन हो जाए, ठीक है, या वो लॉस करेगा, या वो ड्रॉ करेगा। जब वो X पे खड़ा है तो या तो विन करेगा, या लॉस करेगा, या ड्रॉ करेगा। विन करता है इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है,
इसकी प्रोबेबिलिटी 1/y है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। एक विन के बाद प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है? y। एक विन के बाद प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है? y। एक लॉस के बाद प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाती है? z। और ड्रॉ के बाद कितनी होगी? x। ड्रॉ के बाद प्रोबेबिलिटी x रहेगी। सेम तरह से हम y को लेते हैं। अब y में 3 केस बनेंगे मेरे पास। अब y में 3 केस क्या बनेंगे मेरे पास? कि वही विन, लॉस एंड ड्रॉ। y किसकी प्रोबेबिलिटी थी? आफ्टर 1 विन। तो अगर आफ्टर 1 विन की बात करेंगे तो यहां प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, और इसके बाद जीतने की प्रोबेबिलिटी 1। तो एक विन हो गया, फिर दूसरा विन भी हो गया। एक लॉस हो गया, इसके बाद प्रोबेबिलिटी z है, लॉस की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? x है। अब मैं जैसे z को लिया, तो वही सेम केस, विन, लॉस एंड ड्रॉ। अब विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? विन की थी मेरे पास 1/2। अब z था एक लॉस के बाद, विन हो गया, अब दोबारा प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? y। एक लॉस और हो गया, अब जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 की। एक लॉस पहले हो चुका था, एक लॉस और हो गया, और ड्रॉ के बाद तो x ही रहती है। तो ये 1/4, ये 1/4। तो हमने क्या किया? रिकर्शन को एक स्टेप आगे मूव कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया हमने। तो x बराबर कितना आ गया? इस वाले से देखें, पहले वाले से, इस वाले से हम इससे देख रहे हैं। इससे हमने देखा x बराबर कितना आ गया? 1/2 यहां तक की, उसके आगे y, फिर 1/4 z, फिर 1/4 x। दूसरे में देखें, इस वाले की बात करें तो y बराबर 1/2 इंटू 1 प्लस 1/4 z प्लस 1/4 x। फिर z देखें हम लोग, 1/2 इंटू y प्लस 1/4 इंटू 0 प्लस 1/4 इंटू x। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। x की प्रोबेबिलिटी आ गई 10/13 और y की आ गई 11/13। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ x विंस वो कितनी हो गई? 10/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ x विंस इज 10/30। और बस यही पूछ रहा है आपसे, वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y विंस कितनी हो जाएगी फिर? अब y विंस इसकी 10/13 है, उसकी कितनी हो जाएगी? 3/13। क्लियर है क्या? Two players x and y play a game with each other consisting of 2 or more matches. Chances a match is won by x are half and that is won by y is 1/6. Where chances of draw, probability of x won is half, probability of x loss is 1/6 and p of draw वो बची हुई होगी। तो ड्रॉ की कितनी हो गई? 1/3। तीन पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। दे कीप ऑन प्लेइंग मैचेस अंटिल एनी वन विंस 2 गेम्स एंड देयर द विनर इज डिसाइडेड, देन फाइंड देयर रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ विनिंग। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वहां 2 कंसेक्यूटिव विन था, यहाँ कोई भी 2 विन है, वो किसी भी प्लेस पे हो सकती है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वहां कंसेक्यूटिव विन था, यहाँ कोई भी 2 विन है, बस 2 विन होते ही गेम रोक दिया जाएगा, ये मतलब है। तो मेरे पास P ऑफ x, कि x के विन की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि वो एक भी गेम ना हारा हो या एक गेम हारा हो। एक से ज़्यादा तो वो हार नहीं सकता, वरना y विन कर जाएगा, यही आएगा मेरे पास। तो अगर हम बोल रहे हैं एक भी नहीं आ रहा होगा तो इसको बोल देते हैं P अल्फा, इसको बोल देते हैं P बीटा, और P अल्फा प्लस P बीटा इज आंसर। तो हमने निकाला P अल्फा। P अल्फा क्या है? P अल्फा इज 0 लॉस, तो ये आ गया मेरे पास, दोनों विन आ जाए, या लास्ट में विन हो और यहाँ ड्रॉ और विन है, इनको अरेंज करेंगे, या ड्रॉ ड्रॉ विन, लास्ट में विन, फिर इनको अरेंज करेंगे, फिर 3 ड्रॉ 1 विन, इनको अरेंज करेंगे, लास्ट में विन, एंड सॉन 3 चलती रहेगी। ऐसे P बीटा क्या होगा? P बीटा इज लॉस विन विन, इन दोनों को अरेंज, इनको अरेंज नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, ये वाला अरेंज होगा, लास्ट में विन और ये आपस में अरेंज हो जाएंगे, या विन लॉस ड्रॉ विन, इन तीनों को अरेंज करेंगे, या विन लॉस ड्रॉ ड्रॉ, इनको अरेंज करेंगे, फिर विन, एंड सो ऑन।
तो हम बात कर रहे हैं पहले जीरो लॉस के लिए। अगर हम जीरो लॉस के लिए बात कर रहे हैं, जीरो लॉस का मतलब पी अल्फा मेरे पास कितना आ गया, दैट इज विन स्क्वायर प्लस, अब ये डी डब्ल्यू है तो ये अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल विन स्क्वायर ड्रॉ, ये अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, दो डी सेम है, आइडेंटिकल मानते हैं इनको, तो डब्ल्यू स्क्वायर डी स्क्वायर। अगला वाला रेंज होगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये आ गया विन स्क्वायर डी क्यू एंड सो ऑन। तो यहां से ये विन स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब एंड सो ऑन, ये बन गई एजीपी। तो पी अल्फा मेरे पास आ रहा है विन स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस डी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, तो ये आ गया पी अल्फा। सिमिलरली निकाल रहे हैं पी बीटा निकालेंगे, लॉस विन स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल विन स्क्वायर लॉस ड्रॉ, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल विन स्क्वायर लॉस ड्रॉ स्क्वायर, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विन स्क्वायर लॉस ड्रॉ क्यूब एंड सो ऑन। तो ये पी बीटा आ गया मेरे पास, लॉस विन स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, ये आ गया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 ड्रॉ प्लस 3 इंटू 4 ड्रॉ स्क्वायर, ये एंड सो ऑन। तो ये आ गया विन स्क्वायर लॉस 2 प्लस 6d प्लस 12d स्क्वायर प्लस 20d क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सम निकालना है मुझे, ये भी बेसिकली एजीपी है, इसी को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। इस सम को मैंने मान लिया y, इस सम को मैंने मान लिया y, तो y कितना आ गया 2 प्लस 6d प्लस 12d स्क्वायर प्लस 20d क्यूब एंड सो ऑन। इसको d से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो यहाँ से कितना आ गया dy इक्वल टू 2d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 12d क्यूब एंड सो ऑन। दोनों को माइनस किया तो 1 माइनस डी इंटू वाई इक्वल टू 2 प्लस 4d प्लस 6d स्क्वायर प्लस नॉट 6 चाहिए प्लस 6d क्यूब 8d क्यूब एंड सो ऑन, ये आ गया। फिर से एक बार मल्टीप्लाई किया d इंटू 1 माइनस डी इंटू वाई 2d प्लस 4d स्क्वायर प्लस 6d क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू वाई, ये आ गया 2 1 प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये बन गया 2/1 माइनस डी का होल क्यूब, ये आ गया वाई। इसको निकालने का एक तरीका और भी होता है जो मैंने पहले सिखाया हुआ है आप लोगों को, मेथड नंबर 2। हमने लिया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी क्यूब इज 1/1 माइनस डी, ये आता है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ट्वाइस, पहले डिफरेंशिएट किया तो 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यूब इस -/1 माइनस डी का होल स्क्वायर। दोबारा डिफरेंशिएट किया 2 प्लस 2 इंटू 3d प्लस 3 इंटू 4d स्क्वायर एंड सो ऑन इस 2/1 माइनस डी का होल क्यूब, ये आपसे पूछा गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बीटा जो निकाला है हम लोगों ने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इज 2 विन स्क्वायर लॉस बाय 1 माइनस डी का होल क्यूब। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी वो पी अल्फा, ये लिखिए देता हूँ पूरा मैं, सब कंफ्यूज ना हो, पी अल्फा प्लस पी बीटा होगी। तो प्रोबेबिलिटी विल बी विन स्क्वायर बाय 1 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 2 विन स्क्वायर लॉस बाय 1 माइनस डी का होल क्यूब। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। विन लॉस ड्रॉ दी हुई है आपको, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विंस मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, रिकर्शन बेस क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप, सचिन हैज 4 bets नेमली B1, B2, B3, B4. He randomly selects 1 bet out of the 3 bets which was not used in previous match. If for his first match the chosen bet was B1 and PD knows the probability that he chooses the bet B1 in the nth match, then find Pn. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ Pn nth मैच
is played with B1. nth मैच is played with B1. अब मैं बोल रहा हूँ मैच 1 है, मैच 2 है, मैच 3 है, अप टू मैच n-1 है, अप टू मैच n है. ठीक है, मेरे पास यही बोल रहा है. तो देखो अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले मैच की. इस वाले मैच पे लेते हैं. इस वाले मैच पे या तो वो 1 से खेला होगा और 2, 3, 4 से खेला होगा, और यहाँ वाले मैच से तो B1 से खेला ही है. अगर वो ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई Pn. अगर n-1 मैच पे वो 1 बैट से खेला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? Pn-1. अब लास्ट वाले पे B1 से खेले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. खेल ही नहीं सकता. इस वाले मैच पे 1 से नहीं खेला हो तो 2, 3, 4 से खेला होगा, तो 1 से नहीं खेलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - Pn-1. 1 से खेलने की प्रोबेबिलिटी तो Pn-1 और 1 से ना खेलने की Pn-1. अब इस पे खेलने की, इसमें 2, 3, 4 से खेला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास? भाई यहाँ 1 से खेला हो, मान लो यहाँ पे 2 से खेला है, तो यहाँ कौन से बचे? 1, 3, 4 बचे. इसमें से 1 से खेले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3. उसका 3 चॉइस है, 1 भी है, 3 भी है और 4 भी है. उनमें से किसी एक से खेल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3. तो मेरे पास इक्वेशन जो बन रहा है वो बन रहा है Pn बराबर 1/3 1 - Pn-1. ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा हमारे पास. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? n की जगह n+1 डालेंगे, तो Pn+1 विल बी इक्वल टू 1/3 1 - Pn. ये आ गया. दोनों को माइनस कर देंगे. दोनों को माइनस किया तो Pn+1 - Pn इक्वल टू -1/3 Pn - Pn-1. ये बनेगा. अब क्या किया? Pn+1 - Pn को मान लिया हमने Qn, तो ये लिखा हुआ है Qn इक्वल टू -1/3 Qn-1. क्या बन गई? ये Gp. Qn बाय Qn-1 इक्वल टू -1/3. तो Qn फॉर्म्स Gp विद कॉमन रेशियो -1/3. ये आ गया. तो और Q1 कितना होगा? Q1 इज, यहाँ से Q1 निकाले अपन, तो Q1 कितना आ रहा है मेरे पास? P2 - P1. P2 तो कितना होगा? 0. और P1 कितना होगा? 1. P2 का मतलब क्यों? पहले मैच पे तो बैट 1 है, अब दूसरे पे बैट 1 आ ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी. 2 प्लेस है मेरे पास, पहले बैट पे P1 आ गया है, अब यहाँ B1 आ नहीं सकता. P1 का मतलब एक ही मैच है, तो इसमें B1 तो स्टार्ट ही कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो Q1 इज -1. Q1 इज -1. तो Q1 मेरे पास कितना आ गया? P2 - P1. Q2 कितना आ गया? P3 - P2. Q3 कितना आ गया? P4 - P3 से लेके Qn-1 कितना आ गया? Pn - Pn-1. इन सबको ऐड कर दिया तो ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे आ गया Pn - P1 इज Q1 + Q2 से लेके Qn-1. तो इस Gp का सम है, तो Pn - P1 तो कितना था? 1 ही था. यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज -1, कॉमन रेशियो इज -1/3 होल पावर n-1 बाय 1 - -1/3. Gp के सम का फॉर्मूला लिखा हुआ है. तो Pn कितना आ गया? 1 माइनस ये 2/3 आया, तो ये 4 आ गया, तो ये 3 ऊपर गया, 3/4 आ गया, 1 माइनस -1/3 की पावर n-1. ये आ गया. ये आ रहा है, तो 1 माइनस ये कितना आ गया? 1/4 प्लस 3/4 -1/3 की पावर n-1. तो बेसिकली Pn बन गया मेरे पास 1 + 3 इंटू -1/3 की पावर n-1/4. दिस इज Pn. अब यहाँ पे मतलब P7 P8 जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं आप. तो जेई क्या होता है? Pn नहीं पूछता है, जेई जो पूछता है वो स्टार्टिंग नहीं किया था थोड़ा. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा समझा देता हूँ. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इफ ऑल द इवेंट्स शुड हैव ओनली 2 आउटकम, सक्सेस एंड फेलियर, तो केवल 2 आउटकम्स होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए. दूसरा, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए.
इनफाइनाइट होगा तो बाइनोमियल नहीं होगा। तीसरा, ऑल द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स पे ही एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक डाइस को 10 बार रोल किया तो सेकंड टाइम रोलिंग फर्स्ट पे डिपेंड नहीं कर रही, थर्ड टाइम वाली सेकंड पे नहीं कर रही है। अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो वो बाइनोमियल नहीं होगा। जैसे मानो मैंने एक कार्ड निकाला डेक से, तो दूसरा कार्ड निकाला विदाउट रिप्लेसमेंट तो डिपेंडेंट है, लेकिन विद रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूँ तो इंडिपेंडेंट है। अगर आप विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो इंडिपेंडेंट है, और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं डिपेंडेंट है, तो वो बाइनोमियल नहीं होगा फिर, क्योंकि वो पहले वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या बोला नेक्स्ट यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमने P मान लिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उसको हमने Q मान लिया। तो हमारे पास P प्लस Q बराबर कितना होना चाहिए, 1। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 ही आना चाहिए। ये दो ही आउटकम है हमारे पास, सक्सेस और फेलियर। तो अब हम बात की हम लोगों ने कि जो ये 1 की प्रोबेबिलिटी है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी सक्सेस फेलियर के बीच में, ठीक है ना। तो मेरे पास मान लो मेरे पास टोटल n ट्रायल्स है, टोटल मेरे पास n ट्रायल्स है। n ट्रायल्स में 1 बराबर ये P प्लस Q पावर n होगा। तो ये कैसे होगा, NC0 P पावर n प्लस NC1 P पावर n माइनस 1 Q, NC2 P पावर n माइनस 2 Q स्क्वायर से लेके NCn P पावर 0 Q पावर n। अब जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे ये वाला, इसका मतलब है n सक्सेस। इसका मतलब क्या है, n माइनस 1 सक्सेस, n 1 फेलियर। इसका मतलब क्या है, n माइनस 2 सक्सेस, n 2 फेलियर। इसका मतलब क्या है, n फेलियर। तो जो इसको जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो एक्सपेंशन में ये लिखा हुआ है, दैट इज द बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही डिस्ट्रीब्यूशन है जो 1 की प्रोबेबिलिटी n सक्सेस और n फेलियर्स के बीच में कैसे बटी हुई है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये एक तो बाइनोमियल होता है, एक रैंडम भी होता है, वो भी बताऊंगा बाद में आगे जाके। तो मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस इज NCR P पावर R, क्यों आर सक्सेस है, Q पावर n माइनस आर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस मतलब क्या हो गया, P ऑफ R प्लस 1 से लेके P ऑफ n, ये आ जाएगा आर सक्सेस से लेके n सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट आर सक्सेस इज P0 प्लस P1 प्लस P2 से लेके PR, ये आ गया मेरे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस, एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो ये कितना होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, तो कितना आ गया, 1 माइनस P की पावर n, ये सारे फेलियर हो गए। सिमिलरली एक कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं P ऑफ R प्लस 1 बाई पी आर, ये क्वेश्चन में काम आ जाता है हमारे पास। तो P ऑफ R प्लस 1 बाई P ऑफ R इज NCR प्लस 1 P ऑफ R प्लस 1 Q पावर n माइनस R माइनस 1 अपॉन में NCR P पावर R Q पावर n माइनस R। तो ये P R प्लस 1 बाई पी आर की वैल्यू आएगी n माइनस R बाय R प्लस 1 P बाई Q। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, याद होना चाहिए, काम आता है एग्जाम में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें अपन, तो आपसे क्या बोल रहा है, 100 identical coin each falling head with chance P are tossed once if the chance of 50 coins showing up head is equal to the chance of 51 coins। तो P51 by P50 is given as 1, ठीक है ना। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में हम PR प्लस 1 बाई PR, ये कितना होता है हमारे पास, इस n माइनस R बाई R प्लस 1 P बाई Q, ये होता है। तो R को ले लिया 50 और n को ले लिया 100, Q हो जाएगा 1 माइनस P, ये आ जाएगा। तो कितना आएगा, 100 माइनस 50 बाय 51, P बाय 1 माइनस P इज 1, ये 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से आ गया 50P इक्वल टू 51 माइनस 50P।
तो यहाँ से P आ गया 51/101 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है a pair of dice thrown 6 times getting a doublet is considered success. तो probability of success is 1/6 and probability of failure is 5/6। ये दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में बोल रहा है नो सक्सेस, तो सारे फेलियर होंगे, तो 5/6 की पावर 6। दूसरे पार्ट में बोल रहा है एग्जैक्टली 1 सक्सेस, एग्जैक्टली मतलब 61, सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 5/6 की पावर 5। थर्ड पार्ट में एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो 1 माइनस नो सक्सेस, तो 1 माइनस नो सक्सेस मतलब 5/6 की पावर 6। और फोर्थ पार्ट में एटमोस्ट 1 सक्सेस, एटमोस्ट 1 मतलब 0 सक्सेस और 1 सक्सेस। 0 सक्सेस का मतलब हो गया 5/6 की पावर 6 और 1 सक्सेस का मतलब हो गया 61 1/6 इंटू 5/6 की पावर 5। ये आंसर आ गया। तो यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ट्वाइस लाइकली एज अपीयर टू हेड एज इट्स टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गई 2/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो गई 1/3 ऑफ in a sequence of 5 independent trials find the chance that third head is on 5th toss। मतलब थर्ड यहाँ पर आएगा, इससे पहले 2 हेड 2 टेल, ये आपस में क्या होंगे अरेंज। इनको अरेंज कैसे करेंगे 4C2 से, इंटू हेड कितनी बार आया 3 बार, 2/3 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 2, ये आएगा मेरे पास। और लास्ट में हेड आएगा तो 2/3 सिंप्लीफाई किया 16/81। क्लियर है क्या? पहले फोर्थ कराया था मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। इन अ हर्डल रेस a man has to clear 9 hurdles. The chance that he clears the hurdle is 2/3. The probability of success is 2/3. Probability of failure, which is हम जिसको बोलते हैं Q, is 1/3. He knocks down the hurdle is 1/3. Find the chance that he knocks down fewer than 2 hurdles. तो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है P0 प्लस P1। तो 9C9 सारे क्लियर कर दिए, तो 2/3 की पावर 9 प्लस 1 9C8 2/3 की पावर 8 इंटू 1/3। दिस इज द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्या बोल रहा है, अ ड्रंकन मैन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद द चांस 0.4 and 0.6 respectively. Find the chance that after taking 101 steps he is just 1 step away from the starting point. इसका मतलब क्या हुआ, उसने माना, हम लोगों ने, हमें पता नहीं इसने कितने फॉरवर्ड लिए कितने बैकवर्ड लिए, तो हमने मान लिया उसने x स्टेप फॉरवर्ड लिए और y स्टेप बैकवर्ड लिए। तो जो x प्लस वाई होगा वो 101 होगा, टोटल 101 स्टेप्स लिए उसने, और x माइनस वाई इक्वल टू होगा +-1, एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे। सॉल्व करने पे x, इसको सॉल्व किया तो x बराबर 51 y बराबर 50 और x बराबर 50 y बराबर 51, ये आएगा। इतने स्टेप लेगा, तो ये आ गया 101C 51 0.4 की पावर 51 0.6 की पावर 50, या 101C 50 0.4 की पावर 50 और 0.6 की पावर 51, ये दोनों बराबर ही होते हैं, कॉमन आ गया 101C 50 कॉमन आ गया, 0.01 पावर 50 कॉमन आ गया, 0.06 पावर 50 आ गया। क्लियर है? या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, समझने का तरीका है, देखो उसमें से कि वो क्या करे, 101 में से 50 फॉरवर्ड और 50 बैकवर्ड ले लो, और बाकी जो लास्ट वाला स्टेप है वो कुछ भी हो सकता है, वो फॉरवर्ड भी हो सकता है बैकवर्ड भी हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 101 में से 50 ले लिए और लास्ट वाला स्टेप कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, उसको अरेंज कर लिया, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a fair coin is tossed n times, let e head is obtained on first toss, fk exactly k heads are obtained, for which of the following pair nk, e and fk are independent? तो p e is head is obtained on first toss half, p fk exactly k heads are obtained, nck 1/2 पावर n minus k 1/2 पावर k, तो ये आ गया nck
1/2 पावर n, और हमने बोला कि P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ के कि फर्स्ट पे हेड आ रहा है, फर्स्ट पे हेड आ गया, और बचे n-1 पे k-1 हेड है, तो n-1 c k-1, और ये आ गया 1/2 की पावर n-1, तो ये आ गया n-1 c k-1 1/2 की पावर n। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे, P ऑफ E इंटरसेक्शन एफ के इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ एफ के, ये आएगा। तो ये आ गया n-1 c k-1 1/2 की पावर n इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 की पावर n nc के, ये आ गया nc के, ये आ रहा है मेरे पास। तो ये क्या हो गया, कैंसिल, nc k बाय n-1 c k-1 इज 2, और ये आ गया n बाई k के बराबर, तो n बराबर आ गया 2k, तो n बराबर 2k जहां भी आ रहा है वो आंसर है, तो ये वाला आंसर हो गया एक, ये वाला आंसर। क्लियर है क्या? A fair coin is tossed 10 times and the outcomes are listed. Let hi be the event that ith outcome is a head, and am be the event that the list contain exactly m heads. Then which of the following pairs are independent? तो p of hi वो कितना हुआ, हाफ, ith आउटकम पे हेड लाना है अपन को, और p of am वो कितना हुआ, सेम प्रीवियस क्वेश्चन ही है ये वाला भी, ये आ गया 10cm 1/2 की पावर m, और बचे हुए में क्या रहेगा, टेल, इतने हेड्स बाकी टेल, तो ये आ गया 10cm 1/2 की पावर 10, ये आएगा मेरे पास। अब P ऑफ एच आई इंटरसेक्शन ए एम, आई पे हेड है और टोटल वही है, तो अभी निकाला था मैंने ऊपर, तो 1/2 NC-m-1 1/2 की पावर 9, तो ये आ गया NC-m-1 1/2 की पावर 10, तो यहाँ से आ गया NC-m-1 1/2 की पावर 10 इक्वल टू 1/2 इंटू 10cm इंटू 1/2 की पावर 10, ये आएगा मेरे पास, ये आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया मेरे पास, तो यहाँ से 10cm बाय 9cm-1 बराबर कितना आ गया 2, ये आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया 10/m बराबर 2, m बराबर कितना आ गया 5, m बराबर 5 आ गया, बस ये आ रहा है मेरे पास, तो m बराबर 5 है, और तो ये तो इंडिपेंडेंट है ही, ये दोनों तो m बराबर 5 है, और H4 H8 वो तो वैसे ही इंडिपेंडेंट है, वो तो आपस में वैसे रिलेट नहीं कर रहे हैं, 4 पे हेड आ रहा है या 8 पे हेड आ रहा है, इसका आपस की प्रोबेबिलिटी कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो वो तो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास। क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 8, अब क्या बोल रहा है, बेटा a train consists of n carriages each of which may have a defect with probability p. All the carriages are inspected independently of one another by two inspectors. The first detects defect if any with probability p1 and second with p2. If none of carriages is found to be have a defect, then train departs. Then find the probability of the event the train departs with at least one defective carriage. मतलब वो इंस्पेक्टर एक कम से कम एक कैरिज में डिफेक्ट को नहीं पकड़ पाए, ठीक है ना, तो क्या आ गया, P ऑफ ट्रेन डिपार्ट्स विद एटलीस्ट वन डिफेक्टिव कैरिज इज इक्वल टू एटलीस्ट वन डिफेक्टिव कैरिज होनी चाहिए एंड नॉट आइडेंटिफाइड बाय बोथ द इंस्पेक्टर, ये होनी भी चाहिए, होगी नहीं तो आएगा कहाँ से, और वो होगी भी, और वो क्या कहते हैं डिटेक्ट भी नहीं हो पा रही है, तो दोनों केस होने चाहिए। तो किसी भी वन कैरिज की बात करता हूँ मैं, किसी भी वन कैरिज की बात करता हूँ, तो उसमें क्या क्या केस पॉसिबिलिटी है मेरे पास, कि हम बोले ए
नॉट डिफेक्टिव, ए नॉट डिफेक्टिव, ठीक है, प्लस बी डिफेक्टिव बट आइडेंटिफाइड, सी आइडेंटिफाइड बाय, लिख देता हूं, P1 नॉट P2, ठीक है, ये बोला अपन ने। और सी डिफेक्टिव बट आइडेंटिफाइड बाय P2 नॉट P1, ये आ गया। और क्या हो सकता है, डी आइडेंटिफाइड बाय बोथ, डिफेक्टिव है और आइडेंटिफाइड बाय बोथ, ये हमारा पांचवा केस है। चौथा केस है ई डिफेक्टिव नॉट आइडेंटिफाइड बाय बोथ, ये हमारे पास ई केस है, ठीक है ना। तो अगर ये वाला केस होगा किसी भी एक कैरिज में, तभी वो डिपार्ट कर पाएगी। ए बी सी डी में से कोई भी केस हुआ तो वो डिपार्ट कर जाएगी, डिपार्ट नहीं कर पाएगी। सॉरी, नॉट डिफेक्टिव है तो हमें वो केस चाहिए ही नहीं, डिफेक्टिव है आइडेंटिफाई बाय P1 हो गया तो भी अलाउड नहीं है, आइडेंटिफाई बाय P2 हो गया तो भी अलाउड नहीं है, दोनों से आइडेंटिफाई हो गया तो वो भी अलाउड नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, तो हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पे कि 1 माइनस, अगर ये सारे केस A प्लस बी प्लस सी प्लस डी पावर n सारे कैरेजेस में अगर ये सेम केस होगा तो वो अलाउड नहीं होगा, क्योंकि सारे डिफेक्टिव हैं, सारे नॉन डिफेक्टिव हैं, या आइडेंटिफाई होगा। तो 1 में से मैंने माइनस कर दिए, 1 में से मैंने बोला ई केस किसी में नहीं आया, 1 में से वो केस मैंने माइनस कर दिए जिसमें ABCD केस आ रहा है सब कैरेजेस में। तो ABCD केस आ रहा है तो या तो वो सारे नॉन डिफेक्टिव में जा रही होगी, या डिफेक्टिव होगा तो पकड़ी जा रही होगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ हर कैरेज में ABCD केस ही आ रहा है तो वो केस मेरे पास अलाउड नहीं है। तो और A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, तो ये आ गया 1 माइनस ई की पावर n, तो ये कितना आ गया 1 माइनस, अब 1 माइनस ई का मतलब क्या है कि डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है P। उसके बाद P1 ने आइडेंटिफाई नहीं किया 1 माइनस P1, P2 ने भी नहीं किया 1 माइनस P2, और इस पूरे की पावर n, दिस इज द आंसर। दिस इज द प्रोबेबिलिटी जिसमें वो डिफेक्टिव भी है, P1 ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया, P2 ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया, ये सब कैरेज में लगा दिया मैंने, तो बाकी केस में कोई ना कोई तो डिफेक्टिव होगा और आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो P1 किसकी है, P1 जो P1 में क्या डिफेक्ट करने की, फर्स्ट डिफेक्ट द डिटेक्ट्स डिफेक्ट इफ एनी विद प्रोबेबिलिटी P1, तो उसने डिटेक्ट नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1 हो जाएगी। 9 में देखिए आप, भाई मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि या तो 5 हेड स्टार्टिंग में ही आ जाए, उसके बाद क्या आ रहा हो मुझे मतलब नहीं, ये 5 शुरू के 5 पे हेड आ रहा है, या केस क्या बन रहा हो, पहला टेल आ रहा हो फिर 5 हेड आ जाए, ये आ रहा हो, या क्या आ रहा हो, पहले पे कुछ भी आ रहा हो फिर सेकंड पे टेल, इसके बाद 5 हेड आ रहे हो, ये आ रहे हो 5 हेड। ऐसे ही बाकी में भी और भी केस बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जो ग्रुप है ये आगे एक एक शिफ्ट होता जाएगा, आगे अभी एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, अब इससे पहले कुछ भी आ रहा फर्क नहीं पड़ता। तो बस हमें इन 6 का ग्रुप को देखना है, इसके आगे पीछे क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, इसके आगे पीछे कितना आ रहा है मतलब नहीं है। तो इसको, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 की पावर 5, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 की पावर 6, आगे क्या आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, इस पर क्या आ रहा है मतलब नहीं, इसके बाद क्या आ रहा है मतलब नहीं, सिर्फ इससे मतलब है। तो 1/2 पावर 6, फिर एक आगे शिफ्ट किया 1/2 पावर 6, फिर एक आगे शिफ्ट किया 1/2 पावर 6, इतना शिफ्ट हो पाएगा कि 9 प्लेस टोटल है मेरे पास। तो ये आ गया 1/2 पावर 5 प्लस 4 इंटू 1/2 पावर 6, तो ये आ गया 3/32 आंसर।
द टारगेट मे बी एट इधर ए और बी विद प्रोबेबिलिटीज 8/9 and 1/9 respectively. There are 55 shots, each of which can be fired at A or B. Each shot may hit the target independently of the other with the probability half. How many shots must be fired at A to hit the with maximum probability? मतलब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई एक टारगेट है, मतलब मान लीजिए कोई एक शिकारी है, वो शेर को मारने जा रहा है. अब वो दो पेड़ है ए और बी, या तो वो ए के पीछे हो सकता है या बी के पीछे हो सकता है, ये बुश मान लेते हैं, इन दोनों के पीछे हो सकता है. वो ए के पीछे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 8/9 है, इसके पीछे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है. तो क्या है, जो हंटर है वो शॉट करेगा, अब वो ए को भी करेगा बी को भी करेगा, तो वो बोल रहा है कितने शॉट्स ए पे मारे और कितने बी पे मारे कि इस बात की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ जाए कि शेर मर जाए. अब वो ए और बी तो बुश है जिसके पीछे है, तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ शॉट्स टारगेटेड एट ए, वो हमने मान लिए एक्स है कि ए पे मैंने एक्स गोलियां चलाई, तो बोला नंबर ऑफ शॉट्स टारगेटेड एट बी, वो कितने हो गए 55 - एक्स, ये आएंगे. तो प्रोबेबिलिटी टारगेट इज शॉट, ठीक है. तो वो ए के पीछे हो 8/9 और कम से कम एक गोली लगनी चाहिए तभी तो टारगेट होगा ना, ये ए के लिए हो गया. ऐसे बी की 1/9 और एटलीस्ट 1 गोली बी पे भी लग जाए, ये आ रहा है. तो ये कितना आ गया 8/9, 1 माइनस नो टारगेट हिट, कि एक भी ए पे लगाया वो हिट ही नहीं कर रहा है, 1 माइनस नो टारगेट हिट, क्योंकि वो ऐसा कोई अपने गोली चलाई तो वो हिट कर जाएगी, हिट करने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ दी हुई है आपको. तो हमने बोला कि एक भी गोली हिट नहीं करेगी तो हमारा काम ही नहीं होगा, तो हमने क्या बोला 8/9, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हिट करने की हाफ, तो हिट ना करने की भी हाफ, कितनी गोली लगाई थी एक्स, 1/9, 1 माइनस 1/2 पावर 55 माइनस एक्स, ये आ गया. तो कितना आ गया 8/9 प्लस 1/9 इज 1 माइनस 8/9 हाफ की पावर एक्स माइनस 1/9 हाफ की पावर 55 माइनस एक्स. इसको मैक्सिमाइज करना है भाई. एक कंसेप्ट तो ये है कि आप डिफ्रेंशिएट कर दो, लेकिन मैं डिफ्रेंशिएट थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बिना ही काम करता हूँ. तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 1/9, ये आ गया 1/2 एक्स माइनस 3 प्लस 1/2 55 माइनस एक्स, ठीक है ना. इन दो नंबर पे लगा दिया मैंने ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम. अगर मैंने ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाया तो आप देख सकते हैं कि वो कट जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जी एम है वो कांस्टेंट आ रहा है. ए एम जी एम में इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब जी एम कांस्टेंट आता है. अगर जी एम में भी एक्स आ रहा होता तो हम ए एम जी एम यूज नहीं कर पाते, क्योंकि जी एम आप लगाएंगे एक्स कट रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मतलब मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी. मिनिमा, क्योंकि ये मिनिमम होगा तब वो मैक्सिमम होगा, तो मिनिमा एट ए एम बराबर जी एम, इसका मतलब नंबर्स बराबर इक्वल, तो हाफ की पावर एक्स माइनस 3 बराबर हाफ की पावर 55 माइनस एक्स. इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस 3 बराबर 55 माइनस एक्स, मतलब कितना हो गया 2x बराबर 58, x बराबर 29. मतलब आपको 29 गोलियां वहां चलानी है और 26 गोलियां वहां चलानी है, तब जाके आपके हिट होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी. A person flips 4 fair coins and discard those turns up tails. He again flips the remaining coins and then discard those which turns up tails. If P is m by n, denotes the probability that he discards at least 3 coins. Find the number value of m plus n. दो मेथड है मेरे पास. मेथड नंबर 1 की बात करूं मैं यहाँ पे. मेथड नंबर 1 इज he discarded 3 coins plus he discarded 4 coins. 3 करेगा या 4 करेगा. अब 3 में कैसे करेगा, पहले बारे में 0 हो रहे हो फिर 3 हो रहे हो, या 3 हो रहे हैं या 0 हो रहे हो, या 1 हो रहे हो या 2 हो रहे हो, या 2 हो रहे हो या 1 हो रहे हैं. और 4 वाले में 4 हो रहे हैं 0 हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं 3 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं 1 हो रहे हैं, 2 आ रहे हैं 2 आ रहे हैं. 0 3 मतलब जो टेल आ रहे हैं उनको डिस्कार्ड करेगा अपने पास. तो सारे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं 0
हेड और स्टार्टिंग में तो सारा आ गया 1/2 पावर 4, और दूसरी बार में 3 टेल आ रहे हैं तो 4c3 1/2 पावर 4 ये आएगा। तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, ये वाला केस, ये वाला केस सेम ही है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं सॉरी, ये केस सेम नहीं है, इसमें पहले 3 टेल आ गए हैं तो 4c3 1/2 पावर 4, अब एक ही बचा है उस पर हेड ही आएगा मेरे पास, तो कितना आएगा 1/2। ये अलग अलग केस है बेटा, माई मिस्टेक। और पहले वाले में 1 टेल आ गया तो 4c1 और 1/2 पावर 4। अब 3 ही कॉइन बचे, एक डिस्कार्ड हो गया, उसमें 3 में से 2 पे हेड आने हैं तो 3c2 1/2 पावर 3 ये आएगा। फिर अब यहाँ पे 4c2 1/2 पावर 4, 2 डिस्कार्ड हो गए हैं, अब बचे कितने मेरे पास, बचे 2 कॉइन है, 2 में से एक पे आना चाहिए मेरे पास, तो ये आएगा 2c1 1/2 का स्क्वायर ये आएगा। अब पहले 4 में ही डिस्कार्ड हो गए हैं आपके पास, तो ये आ गया 4c4 1/2 पावर 4, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास, बाद में तो 1 ही आ गया। पहले 0 तो 1/2 पावर 4, अब सारे वो होना चाहिए तो फिर 1/2 पावर 4। पहला एक डिस्कार्ड होना चाहिए तो 4c1 1/2 पावर 4, अब सारे डिस्कार्ड होने चाहिए तो 1/2 पावर 3। पहले 3 डिस्कार्ड होने चाहिए 4c3 1/2 पावर 4, अब एक में से एक डिस्कार्ड होना चाहिए तो ये होना चाहिए। यहाँ 4c2 1/2 पावर 4, अब यहाँ 1/2 पावर 2 ये आ गया। तो इसको सबको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 189/256, और तो m प्लस n कितना आ रहा है 445 ये आ रहा है। तो ये इस मेथड से अगर हम बात करें तो ये मेथड तो मेथड नंबर 2 में हम क्या बोल रहे हैं, मेथड नंबर 2 में बोल रहा हूं इफ कॉइन इज नॉट डिस्कार्डेड, अगर कोई कॉइन डिस्कार्ड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हेड ऑन बोथ टॉस ये आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन इज नॉट डिस्कार्डेड, किसी भी कॉइन के डिस्कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्कार्डेड इज 3/4। तो हमने क्या बोल रहे हैं, या तो 3 बार होना चाहिए या 4 बार होना चाहिए, मतलब 3 डिस्कार्ड हुए या 4 डिस्कार्ड हुए। तो 4 में से 3 डिस्कार्ड करने की 4c3 3/4 की पावर 3 इंटू 1/4, सारे डिस्कार्ड कर दिए मतलब 4c4 3/4 की पावर 4, ऐड कर लो सेम आंसर आएगा 189/256। तो बहुत जल्दी काम हो गया अपना। अब इसमें 10 कॉइन 10 दे 20 दे कुछ भी दे दे, बहुत सिंपल काम हो जाएगा आपका, केसेस कम बनेंगे यहाँ पर। तो अगर मीन और वेरिएंस की बात करें बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमें पता है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p होती है और फेलियर की q होती है। तो हम ये सिर्फ बाइनोमियल भी कर सकते हैं और रैंडम भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और इसे सक्सेस है ये पी आई है। तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है NC0 p पावर 0 q पावर n। 1 सक्सेस की कितनी होगी NC1 p पावर 1 q पावर n-1। अप टू n सक्सेस की कितनी होगी NCn p पावर n q पावर 0 ये आ गया। तो ये है P0, ये है P1, ये है Pn, ये सब दिया हुआ है आपको। और हमें पता है P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेके Pn, इसका सम कितना होगा 1 होगा। भाई टोटल प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर टोटल का सम 1 आ रहा है मेरे पास तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1। ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मीन होता है, मीन इसको हम लिखते हैं म्यू, ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई बाय सिग्मा पी आई, और ये आ गया सिग्मा पी आई एक्स आई। सिग्मा पी आई 1 ही है, ये सिग्मा पी आई आ गया मेरे पास। और सिमिलरली जो वेरिएंस होता है मेरे पास, ये आप रैंडम में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये सब में काम आएगा आपके। ये मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलेज हैं। तो ये आ गया आई, ये आई 0 से लेके n है, ठीक है ना। सिग्मा आई 0 से लेके n पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बाय सिग्मा आई 0 से लेके n पी आई। तो ये आ गया सिग्मा आई 0 से लेके n पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये आ गया।
और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये आ गया मेरे पास वेरिएंस, वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर से। और नेक्स्ट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब काम आता है जेई के अंदर। दिस इज सिग्मा इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये सबके फॉर्मूले लिखा दिए मैंने आपको, ये सब स्टैट्स के फॉर्मूले हैं। जब स्टैट्स देखेंगे तब आप देखेंगे मीन वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ये वाला, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब के फॉर्मूलेज हैं। तो ये आ गया मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम एक काम करते हैं, मीन निकालते हैं। सबसे पहले मीन की बात करते हैं कि मीन कैसे निकलेगा यहाँ पर। अगर हम मीन की बात करें यहाँ पर तो मीन कितना होगा, मीन म्यू इज सिग्मा आई या आर ले लो, आर 0 से एन पी आई एक्स आई। एक्स आई मतलब आर सक्सेस, आर सक्सेस का मतलब कितना हो गया मेरे पास, एक्स आई की वैल्यू कितनी हो गई आर, ये आ गया एन सी आर पी इंटू क्यू, सॉरी पी पावर आर सक्सेस है ना, तो पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर, ये आ गया। तो दिस इज एक्स आई आर सक्सेस, ये पी आई है। और आर एन सी आर की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, आर एन सी आर इज इक्वल टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ से ये आ गया सिग्मा आर 0 से लेके एन, और एक एन तो बाहर आ गया, ये बन गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको लिख दो पी आर माइनस वन। और अब आर स्टार्ट करो 1 से, क्योंकि 0 तो स्टार्ट नहीं होता, आर 1 से स्टार्ट होगा। और क्यू पावर एन माइनस आर, ये आ गया। अब इनकी पावर का सम कितना आ रहा है, एन माइनस वन। एक पी बाहर निकाल लिया मैंने, पी बाहर आ चुका है मेरे पास एक, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है एन पी इंटू पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस वन। और हमें पता है पी प्लस क्यू कितना होता है 1, तो ये आ गया एन पी। तो हमारे पास जो मीन आ रहा है ये बाइनोमियल का है बेसिकली, इन जनरल नहीं, रैंडम के लिए आपको ऐसे निकालना पड़ेगा आपको ना। ये मैंने जो निकाला है, जो मीन निकाल रहा हूँ, दिस फॉर्मूला इज फॉर बाइनोमियल। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो रैंडम के लिए था। तो दिस फॉर्मूला कैन बी यूज फॉर रैंडम, कोई भी कुछ दिया हुआ रैंडम के लिए भी यूज कर सकते हैं, सब फॉर्मूले रैंडम के लिए एप्लीकेबल है मेरे पास। तो ये तो आ गया मेरे पास मीन। सेम वे से हम बात करें वेरिएंस की, वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। सिग्मा स्क्वायर की हम बात करें यहाँ पर तो वो कितना आएगा मेरे पास, तो सिग्मा स्क्वायर इज सिग्मा आई 0 से लेके एन पी आई एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। म्यू तो कांस्टेंट ही है, वो तो आर पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसको अगर अपन एक्सपेंड कर लें तो ये आ गया आई 0 से लेके एन, तो ये कितना आ गया पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर सिग्मा आई 0 से लेके एन पी आई, ये आ गया। और माइनस 2 म्यू सिग्मा आई 0 से लेके एन पी आई एक्स आई, ये निकाला है अपन। ये अपन निकाल चुके हैं, ये भी अपन निकाल चुके हैं, ये 1 होता ही है, बस ये निकालना बाकी रह गया। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आई 0 से लेके एन, आई 0 से लेके एन, या ठीक है आर कर लो, ये काम करो, उसको थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए काम करना। आर 0 से लेके एन, ये आ गया आर स्क्वायर, और ये आ गया एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये आ गया। सिर्फ मैं ये वाला निकाल रहा हूँ अभी ना, ये वाला निकाल रहा हूँ, बाद में ऐड कर दूंगा इसको मैं। अब आर स्क्वायर एन सी आर जो हमको निकालना है बेसिकली, आर स्क्वायर एन सी आर कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखाया हुआ है। आर स्क्वायर एन सी आर को लिख दो आर इंटू आर माइनस वन एन सी आर प्लस आर एन सी आर, ये लिख दो प्लस आर एन सी आर, ये आएगा मेरे पास। तो प्लस आर एन सी आर आ गया मेरे पास, तो बेसिकली कितना आ गया सिग्मा आर 0 से लेके एन आर इंटू आर माइनस वन एन सी आर, ठीक है, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और प्लस सिग्मा आर 0 से लेके एन आर एन सी आर विच इज पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। ये वाला हम निकाल चुके हैं अभी। ये कितना आया था अभी एन पी, भाई यही हमने ऊपर निकाला है अभी, देखो ध्यान से आप अपने, ये हमने निकाला है एन पी आया था। ये आ गया एन इंटू एन माइनस वन आर 2 से लेके एन एन माइनस टू सी आर माइनस टू, एक पी स्क्वायर बाहर आ गया, ये बन गया पी की पावर आर माइनस टू क्यू की पावर एन माइनस आर, और ये कितना आया था एन पी।
इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। इसकी वैल्यू मेरे पास एन पी आई थी, तो ये बन गया पी स्क्वायर एन इंटू एन माइनस वन, और ये लिखा हुआ है सिग्मा आर टू से लेके एन, या इसको पूरा हटा ही देता हूँ मैं यहाँ से, ये लिखा हुआ है पी प्लस क्यू की पावर एन माइनस टू प्लस एन पी, ये वन बन गया। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया मेरे पास, एन पी कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा मेरे पास, ये एन माइनस वन इंटू पी प्लस वन, ये बन गया। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। तो टोटल वेरिएंस, तो ये आ गया एन पी, इसको पहले लिख ही देता हूँ मैं पूरा, एन पी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन प्लस एन पी, ये तो ये आ गया मेरे पास, ये वाला फॉर्मूला जो निकाला है मैंने ऊपर से। और भी बहुत सारी टर्म्स थी वहाँ पे, ये वाली कितनी आएगी, प्लस म्यू स्क्वायर, और लास्ट में जो टर्म्स है मेरे पास वो कितनी है, माइनस टू म्यू एन पी, माइनस टू म्यू, और ये भी एन पी, ये म्यू होता है, तो ये बन गया मेरे पास से, इसको लिख दिया अपन ने माइनस टू म्यू एन पी, ये आता है। और सिग्मा एन पी वही म्यू है बेसिकली, टू म्यू स्क्वायर बन गया ये। तो यहाँ से कितना बन गया, एन पी स्क्वायर इंटू एन माइनस वन प्लस एन पी माइनस म्यू स्क्वायर, ये बन गया। ये आ रहा है मेरे पास, क्लियर है यहाँ तक। तो ये देखो, अब यहाँ से देखो, अब ये बन रहा है एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस म्यू स्क्वायर, ये से क्या हो गया, कैंसिल। इन दोनों में कॉमन आया एन पी, अंदर बचा वन माइनस पी, वन माइनस पी कितना होता है क्यू, तो कितना बन गया एन पी क्यू। तो मेरे पास जो वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस इसका फॉर्मूला ड्राइव हो गया है मेरे पास, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज एन पी क्यू, दिस द फॉर्मूला, दिस द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, क्लियर है क्या। यहाँ देखिए आप, a lot contain 8 item of which 5 are good, 3 are defective. Getting a defective item is considered success if 3 are randomly drawn one by one with replacement. Find the probability distribution and the mean. तो probability of success कितनी हो जाएगी मेरे पास, 3/8, and probability of failure is 5/8. सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव आना, तो वो 3/8 होगी, और कितनी बार किया गया है, 3 बार किया गया है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक्स आएगा, एक्स आई आएगा 0 1 2 एंड 3, और पी आई आएगा 5/8 का क्यूब, क्योंकि 0 सक्सेस सॉरी मतलब नॉन डिफेक्टिव आएंगे, ये आएगा 3C1 5/8 का स्क्वायर इंटू 3/8, 3C2 5/8 इंटू 3/8 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3C3 3/8 का क्यूब, ये आ गया। और वो पूछ रहा है आपसे मीन, और मीन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मीन कितना आ गया मेरे पास, मीन इज एन पी विच इज एन इज कितना बार, 3 बार, और सक्सेस इज 3/8 विच इज 9/8। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो मीन दिया हुआ है, एन पी इज 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू इज 3/2, ये बोल रहा है। तो एन पी क्यू इज 9/4, तो क्यू कितना आ गया 1/4, तो पी कितना आ गया 3/4, पी की वैल्यू ऊपर रखी तो एन कितना आ गया 12। तो फाइंड द चांस ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस, इसका मतलब आ गया 1 माइनस P0 P1, ये आ रहा है। तो P0 कितना मतलब सारे फेलियर आएंगे, तो 1/4 की पावर 12 माइनस 12C1 एक सक्सेस 3/4, 1/4 की पावर 11, दिस द आंसर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सही है बेटा।
यहाँ देखिए आप, इफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ बीपीडी फॉर 6 ट्रायल्स इज, ये आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ से 25 पी स्क्वायर माइनस 50 पी प्लस 9 कितना आ गया 0। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/5 और क्यू कितना आ गया 4/5। यही आपसे पूछा गया है, जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। बहुत अच्छा आर्टिकल है और जेई में भी काफ़ी अच्छे से काम भी आता है ये, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सपेक्टेशन से सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको बस क्या लोग पढ़ाते तो हैं लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है वो नहीं आता है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन करा दिए। एक्सपेक्टेशन का यूज़ बहुत बढ़िया क्वेश्चन में किया आता है, वो सब क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ पी रिप्रेजेंट ए पर्सनस चॉइस, सॉरी चांस ऑफ सक्सेस इन एनी वेंचर एंड एम इज द मनी ऑफ विच ही विल रिसीव इन केस ऑफ सक्सेस, देन पी एम इज कॉल्ड एज इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेंचर। मान लो एक कोई गेम है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 या 1/3 मान लेते हैं, 1/3 मान लेते हैं, ठीक है ना। और उस मैच का प्राइज मनी है 30,000। उस मैच का क्या है, प्राइज मनी कितना है 30,000। तो किसी वजह से अगर गेम रोकना पड़ा तो इंडिया की एक्सपेक्टेशन कितनी होगी 1/3 इंटू 30,000 मतलब 10,000 रुपये। तो हाँ 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये उसको उस मैच से मिलने वाले हैं। अगर वो गेम रोका जाएगा तो 10,000 उसको मिलेंगे, 20,000 अपोजिशन को मिलेंगे। दैट इज एक्सपेक्टेशन कि उस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है इनटू प्राइज मनी। अभी सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चंस आते हैं तब इसका मेन काम शुरू होता है यहाँ पे कि क्वेश्चंस में कैसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 प्लेयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल स्किल्स आर प्लेइंग ए गेम ऑफ लॉन टेनिस, बट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन द गेम हैज टू बी स्टॉप्ड। ए वांट्स 3 पॉइंट्स एंड बी वांट्स 2 पॉइंट्स टू विन उस मैच, उस पॉइंट पे। इफ द प्राइज मनी इज 16,000 रुपये, हाउ विल रेफरी डिवाइड द प्राइज मनी, ठीक है ना। अब ए कब जीतेगा, ए कब, उसको 3 पॉइंट चाहिए, ए को कितने चाहिए, हाँ 3 पॉइंट। या तो तीनों सक्सेस मिल जाए या एक फेलियर हो और लास्ट वाली सक्सेस हो जाए। 2 फेलियर आ ही सकते हैं वरना बी जीत जाएगा। अगर सारे सक्सेस है तो 1/2 की पावर 3, इसमें 3 में इसको अरेंज करा 3C1 1/2 की पावर 4, तो इसको अपन ने ऐड किया तो ये आ रहा है 5/16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग द मैच इज 11/16। उस पॉइंट पे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो ए की एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वेंचर इज उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू उसकी प्राइज मनी। तो कितना आ गया मेरे पास 5,000 रुपये। ऐसे ही बी की एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है वो बी को मिलेगा। तो बीज एक्सपेक्टेशन इज ₹11,000। दीज आर देयर एक्सपेक्टेशन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें क्या बोल रहा है, 2 hunters shot a bear simultaneously. The bear was shot dead with only 1 bullet hole in its body. The chance of A shooting the bear is 0.8 and that of B shooting the bear is 0.4. The skin was sold for 28,000. Divide the money in a fair way. तो हमने 2 इवेंट डिफाइन किए। इवन इवेंट A शॉट, क्योंकि एक नहीं किया है बट नॉट बी, ए ने किया या बी ने किया है। E2 का मतलब बी शॉट बट नॉट ए, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। तो P ऑफ E1 का मतलब क्या हो गया कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ए ने किया है बी ने नहीं किया, तो वो कितना आएगा PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट, PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट। तो PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट आ गया मेरे पास। तो PA कितना था, PA इज 0.8 और B का कितना है, शॉर्ट करने की 0.4 है तो नहीं करने की 0.6 हो गई, तो ये आ गया 0.48। ऐसे P ऑफ E2 इज P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B which is of P of A complement PB, PA complement is 0.2, this is 0.4 which is coming out to be 0.08। ये आता है। अब ये इनमें से कोई एक इवेंट हुआ है, आपको ये बोला गया है। तो बेसिकली P ऑफ A विनिंग मैच क्या हुआ, जब P ऑफ A बात करें उसने शॉट किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E1 बाय P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, ये आएगी विच इज 0.48 बाय 0.56, इन दोनों का सम ये आ रहा है विच इज कमिंग आउट टू बी 6/7। ऐसे P ऑफ B क्या होगा, P ऑफ E2 बाय
P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2, कंडीशनल है ये। आपको बोला गया है कि शॉर्ट एक हुआ है तो मतलब या तो E1 हुआ होगा या E2 हुआ होगा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, ऊपर उसकी रिक्वायर्ड वाली है। ये आ गया 0.08 बाय 0.56 विच इज कमिंग आउट टू बी 1/7। तो ए और बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई है। तो ए का प्राइज मनी होगा 6/7 इंटू 28,000 विच इज कमिंग आउट टू बी 24,000। और बी का प्राइज मनी कितना होगा, बचा हुआ कितना है, ₹4,000। क्लियर है क्या? और एक क्वेश्चन पढ़ो, दो तीन क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप ट्राई करना आराम से ना, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। देयर आर 100 टिकट्स इन ए रेफर मतलब लॉटरी, ठीक है। देयर इज वन प्राइज ईच ऑफ ₹1,000, 500, 200, रिमेनिंग टिकट्स आर ब्लैंक, फाइंड द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वन सच टिकट, ये बोल रहा है आपसे। तो एक्सपेक्टेड मनी ऑफ वन टिकट कितनी हो गई, 1,000 रुपये वाली कितनी टिकट है, एक, तो 1/100 की प्रोबेबिलिटी इंटू उसकी प्राइस मनी। 500 की भी एक टिकट है तो 1/100 इसकी प्रोबेबिलिटी इंटू 500 रुपीज़, इसकी भी 1/100 इंटू 200, ये आ गया। तो ये आ गया 10 रुपये प्लस 5 रुपये प्लस 2 रुपये। तो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वन टिकट इज ₹17, मतलब एक टिकट का प्राइस मनी 17 रुपये की एक्सपेक्टेशन है हमारी। अब ये कंसेप्ट मैं आगे यूज करने वाला हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन में यूज करूंगा, देखना यहाँ पे ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 2 1 rupee coin, 3 2 rupee coin, a person is allowed to draw 2 coins indiscriminately. Find the value of his expectation. मेथड नंबर 1। अब वो जो एक्सपेक्टेड होगा वो क्या क्या होगा कि उसने दो निकाले हो 1 rupee coin, या एक 1 rupee coin, एक 2 rupee coin, ये निकाला हो, या दो 2 रुपये कॉइन निकाले हो। अब इसकी दो 1 rupee coin निकाले, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2C2 बाय 5C2, इसकी प्राइस मनी कितनी हो गई, 2 रुपये। एक 1 रुपी एक 2 रुपी, तो 2C1 इंटू 3C1 बाय 5C2, प्राइस मनी कितनी हो गई, 3 रुपये। दोनों निकाले 2 रुपीज़, 3C2 बाय 5C2 इंटू 4, तो ये आ गया 2 प्लस 9 18 प्लस 12 बाय 10, तो ये आ गया 32 बाय 10 रुपीज़ 3.2। तो उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, 3.5 रुपये, 3 रुपये 20 पैसे, ठीक है। इसका और भी तरीके हैं मेरे पास, क्या, मेथड नंबर 2, फाइंड एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वन कॉइन। एक कॉइन का अमाउंट निकाल लो, तो जो 2 रुपये कॉइन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5, उसका अमाउंट कितना है, 1। 2 रुपये के कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/5, उसका अमाउंट कितना है, 2। ये आ गया 8/5, तो ये आ गया ₹1.6। मतलब एक कॉइन की एक्सपेक्टेशन है ₹1.60, तो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ 2 कॉइन्स वो कितनी होगी, ₹1.6 इंटू 2 विच इज ₹3.2। तो कंपेटिवली काफ़ी ईजी हो गया इससे कि आपने एक से निकाल लिया आप लोगों ने। क्लियर है क्या? एक सेकंड रुकिएगा आप। तो उसमें एक तरीका और भी हम कर सकते हैं, ध्यान से देखना यहां पर। तो हमने क्या बोला यहां पर, मेथड नंबर 3, जो एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ वन कॉइन, आप क्या कर सकते हैं, टोटल अमाउंट बाय टोटल कॉइन्स। तो 1 रुपये कितने कॉइन है, 2, तो 2 रुपये वहां से आ गए, और 2 रुपये कितने हैं, 3, 6 यहां से आ गया, 8, टोटल कॉइन कितने हैं, 5, तो 8/5 कितना आ गया, 1.6, खत्म काम। तो टोटल अमाउंट बाय टोटल कॉइन, क्योंकि जो अमाउंट है वो सारे कॉइन्स में बराबर बंटने वाला है। एक्सपेक्टेशन यही बोलती है कि जो भी अमाउंट होगा वो सारे कॉइन्स में क्या होगा, बराबर बटेगा। तो सारे कॉइन्स को बराबर मिलने वाला है, तो टोटल अमाउंट ऊपर लिख दो और टोटल कॉइन्स नीचे लिख दो, उससे भी आंसर आ जाता है। अभी क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, तो इसमें किया, अभी और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे आगे वाले जिसमें आपको मजा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं मैंने आपके PDF में, देखिएगा मत, बिना देखे करने हो आपको क्वेश्चंस।
और नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे।